अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, वैसे तो हम लोग रोज़ाना करंट अफेयर्स का प्रोग्राम पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के हवाले से करते हैं, लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज़ अमेरिका से होगा, क्योंकि अमेरिका में अब से कुछ देर पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पे हियरिंग हुई है। और ये हियरिंग जो थी उनकी फॉरेन अफेयर्स जो कमेटी थी उसकी सब कमेटी की हियरिंग थी। और यहाँ पे डोनाल्ड लू पाकिस्तान के हवाले से बड़े अहम बयान दे रहे थे और मुख्तलिफ जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स और कांग्रेसमैन वहाँ पे जो मौजूद थे उनकी जानिब से जो मुख्तलिफ सवालात किए गए वो पाकिस्तान के इलेक्शन से मुतल्लिक, इमरान खान के मुकदमे से मुतल्लिक, साइफर का मामला, क्या अमेरिका ने पाकिस्तानी हुकूमत गिराने में कोई किरदार अदा किया या नहीं किया। डोनाल्ड लू ने पहली दफ़ा तफसील से इसके ऊपर जो है अपनी गवाही रिकॉर्ड करवाई है। बड़े सख्त सवालात डोनाल्ड लू से किए गए, चंद जवाबात अच्छे थे, चंद जवाबात अच्छे नहीं कहे जा सकते। ख़ास तौर पे इन इलेक्शन से मुतालिक जो है डोनाल्ड लू ने बड़ा क्लियर कट कहा कि जी हम समझते हैं, अमेरिका ये समझता है कि इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए, जो बेज़ाब्तियाँ हुई हैं इलेक्शन प्रोसेस के अंदर उसकी पूरी तरह तहकीकात होनी चाहिए। और इससे पहले पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जो इलेक्शन से पहले हुई, इलेक्शन के दिन जिस तरह इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद की गई और उसके बाद में इलेक्शन रिजल्ट जिस तरह टैबुलेट हुए या इकट्ठे किए गए, उसके ऊपर भी जो है हमारी रिजर्वेशंस मौजूद हैं और हम चाहते हैं कि इसकी तहकीकात हो। लेकिन ज़ाहिर बात है इसका जो सोल्यूशन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही इस मामले की तहकीकात करेगा। उसने इस बात का फैसला करना है, कोई अमरीकी डिप्लोमेट इस बात का फैसला नहीं कर सकता। साइफर के मामले के ऊपर और साथ ही साथ डोनाल्ड लू की वो जो मुलाकात थी, उन्होंने कहा कि इमरान खान की हुकूमत गिराने में अमेरिका का किसी किस्म का कोई किरदार नहीं था, हमारे ऊपर बिला वजह ये इल्ज़ामात लगाए गए। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि मुझे और मेरी फैमिली को जो है वो जान से मारने की धमकियां भी दी गई। आज़ादी इजहार राय होनी चाहिए, लेकिन ऐसी आज़ादी नहीं होनी चाहिए कि आप जो है वो किसी की जान खतरे में डाल दें। तो डोनाल्ड लू के इस तमाम बयान के दौरान जो है वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद सपोर्टर्स भी हॉल के अंदर मौजूद थे। उनकी जानिब से नारेबाजी की गई, उनको बीच में से जो है वो कह दिया गया कि आप हॉल से बाहर चले जाएं ताकि ये हेयरिंग जो है वो आगे भी चल सके। इस हेयरिंग का क्या नतीजा हो सकता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें से क्या गेन कर सकती है, या जो वो नताइज हासिल करना चाहती थी शायद वो नहीं मिल सके, इसमें तफसील से बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। तीन सीनियर तजज़ियाकार और सहाफ़ी आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, हसन अयूब साहब और अतर काज़मी साहब। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इरशाद भट्टी साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। ये थोड़ी देर पहले डोनाल्ड लू ने जो गवाही दी है, जो कुछ भी कहा है, सबसे पहले वो जो इमरान खान साहब का बयानिया था कि जी मेरी हुकूमत जो है वो अमेरिका ने गिराई है और साइफर की वो जो भी पूरी कहानी थी, सबसे पहले अगर उसके बाद बात करते हैं, प्रोग्राम में आगे चल के उसके बाद इलेक्शंस के ऊपर भी बात करेंगे। डोनाल्ड लू की इस गवाही के बाद क्या इमरान खान साहब का जो पूरा बयानिया था क्या वो ज़मीबोस हो जाता है, या ये एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट था, डोनाल्ड लू ने यही कहना था और ये तो नहीं कहना था हाँ जी हमने ही गिराई है? पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है अब इन पुलों के नीचे से पानी गुजर चुका है, बहुत हम आगे आ गए हैं। जो कुछ होना था हो चुका है। इमरान खान का बयानिया, मीर जाफ़र, मीर सादक, न्यूट्रल, साजिशी, आलाकार, सहूलतकार और रिजीम चेंज, साइफर, ये सारा बयानिया हो चुका, गुजर चुका। इमरान खान का बयानिया हिट हो चुका, वो बिक चुका, वो लोगों ने कैरी कर लिया, पूरी दुनिया ने उसको ओन कर लिया। और उस पर आगे जो कुछ हुआ और जिस तरह इंतखाबात हुए और जो कुछ आगे सारा कुछ हुआ वो सब के सामने है। ठीक। साइफर एक हकीकत थी, बिल्कुल थी। डोनाल्ड लू और असद मजीद की मुलाकात हुई उसमें तरीके अदम एतमाद का जिक्र आया। कुछ तरीके इंसाफ वाले कहते हैं 9 मरतबा आया। 9 तरीके वो आया कि अगर तरीके अदम एतमाद कामयाब हो गई तो ये होगा, नहीं होगी तो ये होगा, और सब कुछ देखेंगे आप तरीके अदम एतमाद के बाद। और फिर उसको मुंसलिक करके जो अमरीकी सफारतकारों की यहाँ मुलाकातें हुई अपोजिशन से, सहाफ़ियों से, सारा वो भी सब के सामने उस पर क्या क्या बात हुई। ठीक है। और फिर उसके बाद इस पर इमरान खान हुकूमत के वफाकी काबीना का भी इजलास हुआ, सलामती कौंसिल का भी इजलास हुआ, शहबाज हुकूमत की वफाकी काबीना का भी इजलास हुआ, सलामती कमेटी का भी इजलास हुआ। और इसे कहा गया ये मुदाखलत है, खुली धमकी है, अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, और ये और इस पर अमरीकी सफारतकार को बुलाकर, सफ़ीर को बुलाकर इजहार नापसंदीदगी भी किया गया। ठीक है। तो ये तो सारा कुछ हो चुका। अब इसका क्या इस मीटिंग का अब एक इसका ये कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि क्या अमेरिका जिसने
یہاں تو سازش نہیں کی. میں تو اس حق میں نہیں ہوں کہ سازش کی ہے. سازش تو نہیں کی, مداخلت کی, اور بالکل یہ باقی سارے جو معاملات ہیں. لیکن کیا امریکہ جہاں جہاں حکومت گراتا ہے, جس ملک میں حکومت چینج کرتا ہے, کیا پھر وہاں کے بتاتے ہیں کہ ہاں ہم نے حکومت بدلی, ہم نے یہ سارا کیا, عراق میں یہ کیا, شام میں یہ کیا, لیبیا میں یہ کیا, 72 مرتبہ ہم نے جو کوششیں کی حکومت گرانے کی, 176 مرتبہ ہم نے جو نظاموں کو تلپٹ کیا اور کہیں ڈکٹیٹرشپ کو اون کیا, کہیں ایک وہ جو اپوزیشن, ایک حکومت جس نے اپوزیشن, انسانی حقوق اور باقی جو چار دیواری کا تقدس پامال کیا, اس کو اون کیا اپنے مفادات کے لیے. کیا ہم یہ کر کے نہیں ہوگا؟ لیکن یہ ضرور ہوگا کہ اس سے ہلکا پھلکا پھر سے ایک مرتبہ ہلکی ڈھولکی پر موسیقی جاری رہے گی. لیکن یہ اب گزر چکا ہے. اب اس میں جس نے, اب میں فار ایگزامپل کہتا ہوں کہ سازش نہیں ہوئی, جو ہی میں لفظ بولوں گا تو بہت سارے لوگ کہیں گے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, سازش ہوئی. میں کہوں گا سازش ہوئی تو بہت سارے لوگ کہیں گے نہیں بھائی نہیں, سازش اس طرح تھوڑی ہوتی ہے. جو کچھ ہوا وہ ہو چکا. اب میرے خیال سے اس طریقے انصاف کیا لے گی اس کو. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کو بھی پتہ ہے, ظاہر ہے ساروں کو, جو ہم اطہر بیٹھے ہیں, حسن بیٹھا ہے, آپ ہیں, تو ساروں کو پتہ ہے کہ جب ایک طرف امریکہ سے ہم جنگ لڑ رہے تھے, آزادی کی, ہم کوئی غلام تھوڑی ہیں, دوسری طرف پی آر فرمز کے معاہدے بھی ہو رہے تھے, ڈونلڈ لو سے رابطے بھی ہو رہے تھے, اور پھر امریکی کانگریس سے مدد بھی مانگی جا رہی تھی, امریکی اہلکاروں سے گفتگو بھی ہو رہی تھی, سب کچھ ہو رہا تھا, اور اس کو نام دیا جا رہا تھا کہ ہم ان سے لڑنا نہیں چاہتے لیکن غلامی نہیں کرنا چاہتے. تو ایبسلیوٹلی ناٹ, ہم کوئی غلام تھوڑی ہیں, سائفر سب کچھ ہو چکا ہے. ہاں اب جو اگلے آپ کا سوال ہوگا وہ امپورٹنٹ ہوگا, وہ یہ کہ اس سے الیکشن کو آپ سارا فوکس اس پہ وہ میں آ رہا ہوں, وہ میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا, وہ میں اس کو بھی بیٹھ کے میں نے ڈسکس کرنا ہے. حسن ایوب صاحب, یہ سائفر والا جو معاملہ ہے, ڈونلڈ لو کی پہلی دفعہ بڑی ڈیٹیل سے گواہی اس کے اوپر آ گئی ہے. وہ بھٹی صاحب کہتے ہیں اب نہیں فرق پڑتا, ہو گیا بس, اس کے بعد مطلب الیکشن بھی ہو گئے, لوگوں نے بیانیہ لے لیا. ڈونلڈ لو کے اس سائفر سے متعلق یا امریکہ کی کوئی مداخلت سے متعلق کوئی فرق پڑا آج کے اس گواہی کے بعد؟ دیکھیں فرق نہیں پڑے گا. اس سے فرق کیا پڑے گا کہ جیسے میں تو بھٹی صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں اب وقت بہت گزر چکا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈونلڈ لو کی اگر ایک اسٹیٹمنٹ آنی تھی تو ان دنوں میں آتی, کم از کم جو ہے وہ ایبسلیوٹلی ناٹ والا جو نیریٹو تھا اس کو اسی وقت ان کو جو ہے وہ اپنی, لیکن ان کا اپنا ایک میکانزم ہے, انہوں نے اپنے ایوان میں جا کر اپنی اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے, اس کی سب کمیٹی کے سامنے اسٹیٹمنٹ دینا ہوتا ہے. وہ اپنے عوام کو, اپنے ٹیکس پیئر کے پیسوں سے جو چلنے والے ادارے ہیں انہی کے آگے وہ جواب دہ ہیں. تو دیکھیں بنیادی طور پر نیریٹو کیا بنایا تھا بانی چیئرمین تحریک انصاف نے. ان کا نیریٹو یہ تھا کہ رشین آئل پرچیز کرنا چاہ رہا ہے پاکستان, اور کیونکہ یوکرائن وار کے دوران بانی چیئرمین تحریک انصاف نے رشیا کا دورہ کر لیا, اس وجہ سے امریکہ ناراض ہو گیا, اور امریکہ نے پاکستان میں جو رجیم چینج کرا دی. مطلب ٹوٹل نیریٹو تو یہی تھا. اور پھر کہا جی کسی کے اوپر افینڈ ہو کر امریکہ کی جانب سے ایک سائفر جو ہے وہ میٹنگ میں جو ہے وہ بتا دیا گیا ہمارے ڈپلومیٹس کو کہ جی ہم حکومت تبدیل کریں گے. ایسی کوئی بات نہیں تھی, یہ سب جھوٹ ہے. اور یہ صرف بنیادی طور کے اوپر ان کی مقبولیت اس وقت نہیں تھی. ان کو معلوم تھا کہ پاکستان کی عوام ہمیشہ اینٹی امریکن نیریٹو کے اوپر جو ہے وہ ان کو سپورٹ کریں گے, اور ویسے ہی ہوا. انہوں نے اپنی مقبولیت جو اس وقت زمین بوس ہو چکی تھی اس کو بڑا اپلفٹ کیا اور بڑے سکسیسفل رہے. اور یہ نیریٹو کا جتنا فائدہ پی ٹی آئی یا بانی چیئرمین تحریک انصاف اٹھا سکتے تھے, ایبسلیوٹلی ناٹ کے نیریٹو سے انہوں نے بھرپور طریقے سے اس فائدے کو سمیٹ لیا. میرے خیال کے مطابق اگر کسی کی سکسیس سٹوری کبھی لکھی جائے گی آئندہ آنے والے دنوں میں تو وہ یہ ایک سکسیس سٹوری ہوگی. لیکن سائفر کے معاملے کے اوپر حقیقت تو ہمارے سامنے ہے. ہمارے اپنے جو ڈپلومیٹس تھے, ہمارے اس وقت کے جو سیکٹری تھے, انہوں نے, اسد مجید صاحب نے یا دیگر جتنے لوگوں نے, ان کے سٹیٹمنٹ سائفر کیس کے اندر ریکارڈ ہو چکے ہیں. اب سائفر کیس آلریڈی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس میں اپیل کے اوپر آیا ہوا ہے, اور سلمان صدر صاحب اس میں اپنے جو ہے وہ دلائل بھی دے رہے ہیں. تو وہ اس میں جو مین جو چیز ٹیکنیکل چیز بظاہر نظر بھی آ رہی ہے, تو وہ ٹیکنیکلٹیز کے حوالے سے شاید ٹرائل ان کا بقول سلمان صدر صاحب کے کہ وہ ڈیو پروسیس آف لا اس کو جو ہے فالو نہیں کیا گیا. لیکن جو سٹیٹمنٹس دے چکے ہیں وہ لوگ, وہ سٹیٹمنٹس تو ریکارڈ کا حصہ ہے نا. اور اگر وہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کا حصہ ہیں تو وہ کیا ریفلیکٹ کرتی ہیں؟ وہ ریفلیکٹ یہی کرتی ہیں کہ سائفر کی کوئی جو کانسپریسی جو بنانے کی کوشش کی گئی یہ من گھڑت تھی, یہ جھوٹ پر مبنی تھی. اور یہی بات جو ہے آج
दोहराई है डोनाल्ड लू साहब ने अपनी स्टैंडिंग कमेटी के सामने। ठीक है अतर साहब, ये सारी गवाही के बाद इमरान खान साहब के ऊपर साइफर का केस भी बना, लेकिन एक्चुअली वो टेक्निकली स्पीकिंग वो केस डिफरेंट है, वो साइफर गुम होने के हवाले से है। क्या उस सारे मामले को सियासी तौर पे किस तरह इस्तेमाल किया गया, या क्या वो सब कुछ झूठ था? जितने दिन वो सारा, जितने हफ्ते वो सारा मामला चला, डोनाल्ड लू की आज की गवाही के बाद क्या वो मामला अब खत्म हो गया है, या आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर डोनाल्ड लू की इस गवाही के बाद कन्विंस होगा कि हाँ भाई अब तो डोनाल्ड लू भी खुद ये कह रहा है कि हमारा कोई लेना देना नहीं था? देखिए, दो पेशरफ्त हुई हैं आज एक जो डोनाल्ड लू साहब ने अपनी वहां पे गवाही दी, और अब से कुछ देर पहले यहाँ पे इरशाद भट्टी साहब ने उसके ऊपर मुफस्सल तज्जिया किया। इन दोनों चीजों को सामने रखते हुए मेरी नजर में कि ये चीजें जो है बहुत ज्यादा, बट इट्स टू लिटिल टू लेट टू बी ऑनेस्ट। अब इशू ये है कि डोनाल्ड लू साहब अब जो मर्जी कहते रहे, पाकिस्तान में जो 8 फरवरी को हो गया वो हमारे सामने है। अब इलेक्शन का जो भी नतीजा निकला वो हमारे सामने है। अब मसला ये कि जो उसमें मुझे हेयरिंग के अंदर एक चीज नजर आई, वो ये नजर आई कि एक वो शख्स डोनाल्ड लू, जिसको पाकिस्तान के पूरे निजाम के ऊपर एक तरह से हवा बना के तारी किया गया कि वो एक शख्स है, उसने एक बात कर दी और पूरा हमारा निजाम उसके आगे लेट गया। यहाँ पे हमें मुल्क के वजीर आजम ये बताते रहे, यहाँ पे मुल्क की बड़ी बड़ी शख्सियात हमें ये बताती रही, और आज वो शख्स जब अमरीकी अवामी नुमाइंदों के सामने बैठा हुआ था तो उसके साथ किस किस्म के क्वेश्चंस हो रहे थे और किस तरह वो जवाबदेह था। तो एक तो चीज हमने देखी कि जो हकीकी डेमोक्रेसी होती है, जो हकीकी जमहूरियत होती है, वो किस तरह काम करती है, वो हमें नजर आया। बाकी ये है कि क्या कोई अमेरिका कोई चाहता था कि हुकूमत यहाँ पे गिरे, या अब इस बयानिए में कोई तब्दीली आ सकती है? मेरे ख्याल में अब ये चीजें काफी ज्यादा पीछे रह चुकी हैं, बहुत ज्यादा मामलात आगे निकल चुके हैं। अब अगर कोई इसको चेंज करने की कोशिश करेगा भी। अतर साहब एक मिनट, मैं कथा कलामी की बात, देखिए ये जो कंस्पिरेसी थ्योरी है ना, अगर हम इसको कंस्पिरेसी थ्योरी भी बनाएं तो इसकी वजह है ये दो चीजें। जो मेरा दूसरा पोर्शन था ना, जो मैं 8 फरवरी के इलेक्शंस के हवाले से जो डोनाल्ड लू सब कुछ कह गया है अभी थोड़ी देर पहले, ये एक्चुअली आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर तो डोनाल्ड लू या अमेरिका इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराना चाहता था और गिराई अगर उसने, तो फिर जाहिर बात है उसके बाद जो अगली हुकूमत आ रही है, जो अभी 8 फरवरी के इलेक्शंस के हवाले से आई है शहबाज शरीफ साहब की, और ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट बनी है, उससे तो अमेरिका को फुल फ्लेज सपोर्ट करना चाहिए। उन्होंने कह दिया भाईजान इलेक्शंस बिल्कुल ठीक हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इलेक्शन से, हमें बिल्कुल फर्स्ट क्लास है इलेक्शंस, और हम जो नई गवर्नमेंट है उसको भी वेलकम करते हैं। शहबाज शरीफ साहब लेजिटिमेट वजीर आजम है। अगर वो वाकई इमरान खान साहब से जान छुड़ाना चाहता है, तो दूसरी जगह आगे चल के जाके जब उससे इलेक्शंस के बारे में बात हो रही है, वो कहते हैं जी बेज़ाब्तियां हुई हैं, बिल्कुल हुई हैं, हमारे पास ये रिपोर्ट्स हैं, इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए। तो ये दोनों इसके जवाब जो हैं वो एक्चुअली उस कंस्पिरेसी थ्योरी को कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं कि अगर वाकई ऐसा सब कुछ होता तो वो 8 फरवरी के ऊपर जो उसके कंसर्न्स हैं वो क्यों रेस करे वो? जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको देखना पड़ेगा कि एक जगह पे वो एज ए एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेट करते हैं और एक जगह पे वो अवामी नुमाइंदों के सामने बैठा हुआ अपना मौकिफ पेश कर रहा है। जिस किस्म के इंतखाबात पाकिस्तान में हुए हैं, जिस किस्म के फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट के ऊपर चढ़ाई, तो क्या आप नहीं समझते कि अमरीकी अवामी नुमाइंदगान के पास वो चीजें नहीं पहुंची हुई? तो उनके सामने बैठ के वो किस तरह ये कह सकता है कि जनाब इसके ऊपर हमें तहकीकात का मुतालबा हम नहीं करते या हमारा कोई मसला नहीं है? लेकिन क्या एडमिनिस्ट्रेशन ये मुतालबा उस तरह कर रही है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन उस तरीके से प्रेशर डाल रही है? तो ये दो मुख्तलिफ आपको उनके पॉइंट ऑफ व्यू नजर आते हैं, एक जो अमरीकी हुकूमत का, एक जो अमरीकी अवाने नुमाइंदगान के अंदर जाके उन्होंने पेश किया। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई चीज भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती, बल्कि ये उनकी पॉलिसी का तसलसल है कि एक तरफ से वो उन्हें पता है कि मामला ठीक नहीं है, और गालिबन शायद उनको भी ये अंदाजा हो कि जनाब ये हुकूमत बन जाएगी और इनके पास पॉपुलैरिटी है, ये आ जाएंगे, जिस तरह यहाँ पे सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मियां साहब की हुकूमत बन जाएगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो जो सामने नजर आ रहा है ब्लैक एंड व्हाइट में, उसको तो वो जुटला नहीं सकते नुमाइंदगान के सामने। हाँ, एक वो कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान के ऊपर दबाव ना डालें, वो नहीं डाल रहे। जिस तरह का वो बात कर रहे हैं उधर, क्या उस तरीके से कोई एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान को कहा है कि आप ये करवाएं वो करवाएं? ऐसा तो कुछ नहीं उन्होंने मुतालबा किया। इरशाद भट्टी साहब, अब जरा इलेक्शन के ऊपर जो कमेंट्री की है डोनाल्ड लू ने, बड़े बार बार उससे सवाल किए गए, मुख्तलिफ जो वहाँ पे अफराद मौजूद थे जो उससे सवाल कर रहे थे, हर दफ़ा उसने यही कहा कि जी मेजर कंसर्न्स हमारे हैं इलेक्शन से पहले जो कुछ हुआ, इलेक्शन डे वाले दिन और इलेक्शन के बाद। अब डोनाल्ड लू ने अब ये जो कुछ जारी बात है कैमरों के सामने अब तो बयान दिया है, इसको पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो किस तरह लेगी कि यानी अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वाकई इन इलेक्शंस को लेकर बड़े सवेयर कंसर्न्स हैं?
पहली बात तो ये है कि भाईजान ये चीटिंग है। अतर काज़मी साहब के सामने 2 मरतबा मैंने डोनाल्ड लू से बात कर ली थी, आज उन्होंने उसका तज़किरा कर दिया है। ये बहुत चीटिंग है। मैं इस पर इस्तिजाज करता हूँ कि आइंदा प्लीज़ ऐसा ना करें। कुछ तल्लुकात राजदारी के भी होते हैं। अच्छा। दूसरी बात जो अतर काज़मी ने बात की वो वाकई एक इस इलेक्शन पे आने से पहले कि ये होती है जमहूरियत, या ये होती है वोट की ताकत या वोट की इज्जत, और ये होती है सिविलियन बालादस्ती के हर कोई जवाबदेह है एक सब कमेटी में, यानी ये खारजा अमूर की कमेटी की सब कमेटी को भी जवाबदेह हैं वो, और किस तरह उन्होंने पोस्टमार्टम किया और किस तरह उन्होंने अपने पार्लियामेंट का ताकत मनवाई। और वाकई जिसके आगे डोनाल्ड लू साहब का नाम लेते हुए हम सारे कांपते हैं। मुझे याद है हाल बरोक साहब एक थे, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के नुमाइंदे खसूसी थे, तो वो आगे खड़े होके एक मंजर मुझे कभी नहीं भूलता, आगे खड़े होके वो बात कर रहे थे इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस या कर रहे थे प्रेस से, तो पीछे हाथ बांध कर आसिफ अली जरदारी साहब हमारे सुप्रीम कमांडर उस वक्त खड़े हुए थे, पहली मरतबा जब सदर थे। तो ये होता है इनका सारा। रेमंड डेविस हमारे सामने है कि किस तरह हमारा पूरा निज़ाम उस तीसरे दर्जे के एहलकार के लिए लेट गया था। ठीक है। अब जहाँ तक इलेक्शन की बात है तो भाईजान इनकी मेहरबानी, इन्होंने लफ्ज़ बेज़ाब्तगी इस्तेमाल किया है। इनको मेरे ख्याल से ये इनका दोहरा मयार है, मुनाफिकाना मयार है। जितना रशिया में इनको कंसर्न है कि प्यूटिन किस तरह जीता है, जितना यूक्रेन के मरने वालों का कंसर्न है, उतना ना इनको फ़लस्तीन का कंसर्न है ना पाकिस्तान का कंसर्न है। ठीक है। तो ये बेज़ाब्तगियाँ तो एक छोटे लफ्ज़ हैं, जो कुछ हुआ है वो आपके और हमारे सामने हुआ है। और इस हकूमत का आपने कहा कि क्या होगा, इस हकूमत को जहां बहुत बड़ा एक मुआशी बहरान का सामना है, जहां बहुत बड़े एक सियासी बहरान का सामना है, वहाँ एक बहुत बड़ी साख के मसले का भी सामना है। इखलाकियात पर और इखलाकी बरतरी पर हुकूमतों की बुनियाद होती है, कोई माने ना माने। ये जो कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह मुस्लिम लीग नून जीती है, या जिस तरह इवन हत्ता के बाकी छोड़ें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सीट भी मशकूक है जिस तरह, और मैं कई मरतबा कह चुका हूँ, मुझे बड़ा दुख हुआ, हालांकि नहीं होना चाहिए था, कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को कम अज़ कम डॉक्टर निसार चीमा जो उनका एक उम्मीदवार था, जुल्फ़िकार चीमा का भाई वज़ीराबाद में, तो उन जैसे ही एक ज़र्फ़ दिखा देना चाहिए था। कहते कि इसके दोबारा गिनती कराएं जी। अच्छा। मैं 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म हूँ, इन चीज़ों से बड़ा हूँ, मैं हूँ तो फिर भी मेरी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना रहूँ तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जिस तरह आप ये इंतखाबात हुए, इलेक्शन से पहले जो कुछ हुआ, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उसके इमरान खान जेल में थे, चलो नवाज शरीफ साहब मरियम भी जेल में थे, उसके बाद बल्ला ले लिया गया, पूरी पार्टी सी टीम थी, प्लेइंग फील्ड नहीं थी, और फिर उसके बाद जिस इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है। उस पे डोनाल्ड लू या अमेरिका का कुछ अगर हाँ उनको कोई कंसर्न होता तो वो ये सब कमेटी में जाने के बजाय पहले दिन नहीं जाके हमें कहते कि इसकी इस पर ज़रा जोर डालते। अगर उनको कोई जमहूरियत से, हमारी जमहूरियत से या हमारे किसी चीज़ से करना, उनको अपने मफादात हैं, ज़ाहिर है। अब इसमें वो क्या कह सकते थे कि ये शफाफ हुए हैं, बड़े आला और वधिया इलेक्शन हुए हैं, ज़ाहिर है उन्होंने यही कहा। इधर उधर से वो टाला के उसमें भी हमें तहकीकात की ज़रूरत है, उसमें भी हमें कंसर्न है, उसमें भी हमें कंसर्न है। हसन साहब ये आप ये बात एक्सेप्ट करेंगे कि आज जो वहाँ पे मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए थे, अगर वो ग्रिल कर रहे थे डोनाल्ड लू को इलेक्शंस के हवाले से, बार बार सवाल कर रहे थे, बल्कि एक जो वहाँ पे शर्मन मेरा ख्याल में उनका नाम था, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया डोनाल्ड लू को कि जी अमेरिका के एम्बेसडर को जाके इमरान खान से जेल में मुलाकात करनी चाहिए। मतलब वो उसने इस नैरेटिव को पुश किया उसने। आप ये मानेंगे इस बात को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर जो बैरून मुल्क मौजूद है वो गेम को यहाँ तक ले आया कि इन रिप्रेजेंटेटिव्स को भी जो है इसको पुश करना पड़ा कि जनाब ये जाके बात करें, कहें डोनाल्ड लू को ये सब कुछ। देखिए बिल्कुल, ये तो जो डायस्पोरा है, यानी जो आपके पीटीआई सपोर्टर्स हैं यूएस में, यूके में, या इवन मिडिल ईस्ट के अंदर भी उनका वहाँ पर जहाँ पर वो जिन ममालिक में वो मौजूद है, उनका प्रेशर तो है। वो वहाँ पर की कम्युनिटी है और वहाँ की वो टैक्स पेयर्स हैं, तो उनकी जो बात है वो उसको ज़ाहिर बात है कि अपनी जो एक अपनी सपोर्ट है
वो तो जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो उनका प्रेशर लेते हैं, लेकिन बात ये है कि जो उनके मेंबरान थे कमेटी के, वो सवालात कर रहे थे, उन्होंने अपनी कोई फाइंडिंग नहीं दी। तो फाइंडिंग के हवाले से जब फाइंडिंग का मामला आएगा तो फिर उनकी फाइंडिंग क्या आती है और वो फाइंडिंग पाकिस्तान के ऊपर उसके क्या असरात होते हैं ये भी देखना है, क्योंकि ये तो कमेटी ने अपनी मेन रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी है, जो मेन कमेटी है फॉरेन अफेयर्स की, और फिर वो फॉरेन अफेयर्स की कमेटी उसके ऊपर जो है अपनी जो भी उन्होंने डायरेक्शंस देनी है या जो भी उन्होंने उनका जो प्रोसेस होना है। लेकिन जो एक बात आपको मैं दूसरी बात करना चाह रहा हूँ कि डोनाल्ड लू ने भी ये दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि पाकिस्तान के जो इंटरनल मैटर्स हैं या पाकिस्तान के अंदर ट्रिब्यूनल्स हैं जो कि इलेक्शन कमीशन के तहत और इलेक्शन एक्ट के तहत जो ज़ाब्ते हैं, उन ज़ाब्तों के मुताबिक ही ये मामलात है, फोरम्स अवेलेबल है। अगर कहीं को ख़राबी हुई है तो उसको उनको ग्रीवेंस को अपने जो है एड्रेस कराने के लिए उनके पास रेलेवेंट फोरम्स मौजूद हैं। और यही बात तो हम कर रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ कि यकीनी तौर के ऊपर पूरे मुल्क के अंदर जितने इंतखाबात हुए हैं, हर एक इलेक्शन के हवाले से ये बात कोई भी नहीं कर सकता। हसन साहब, एक जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ये बात नहीं कर सकते कि इंतखाबात साफ शफाफ हुए हैं। एक जो प्लेटफॉर्म है वो उसका इस्तेमाल तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर लिया ना, मतलब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए वो कि जनाब बनाए, जुडिशल कमीशन बनाए, तो इससे कितना को फर्क पड़ेगा आपके ख्याल में? इससे मसला हल हो जाएगा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट चाह कर भी इस मैटर को टेक अप नहीं कर सकती। एक दफ़ा जब रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं, नोटिफिकेशंस हो चुके हैं, तो अब ये मामला जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में ही जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त इन मुकदमात को नहीं सुन सकती। अच्छा। अब देखिए ना, अगर सपोजिटली बकौल पीटीआई के 100 हलकों में, मैं बात करूँ सपोजिटली कि 100 हलकों में बेज़ाब्तियाँ हुई हैं और उनके रिजल्ट चेंज किए गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट अब 100 के 100 हलके तो नहीं खोलेगी ना। अब अगर इलेक्शन कमीशन का जो काम है उसने जो हाई कोर्ट्स को बोला और हाई कोर्ट्स ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना दिए हैं, तो अब अगर हलके खुलने हैं और वहाँ पर कुछ अगर रिजल्ट्स तब्दील होने हैं या कुछ भी अगर उनके जो नताइज जो इलेक्शन कमीशन दे चुका है उनके ऊपर कोई असरअंदाज हो सकता है, तो वो तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल हो सकता है और उसके बाद हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट की बारी आएगी। जो लीगल रेमेडीज उनको अवेलेबल हैं ये खुद ही वो स्किप करके ऊपर जाना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ से कोई इनको किसी किस्म का रिलीफ मिल सकता है। अब ड्यू प्रोसेस इनको फॉलो करना पड़ेगा। आप ये शॉर्टकट लेना चाह रहे हैं, शॉर्टकट हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से मेरे ख्याल से वहाँ पर ये मामला, अव्वल तो बात ये कि दरखास्त एंटरटेन नहीं होगी, और अगर एंटरटेन हो भी गई तो फिर वहाँ से कुछ उनको खातिर खान जो नताइज जो हासिल करना चाह रहे हैं वो बरामद नहीं हो पाए। अतर साहब ये कुछ सारी उम्मीदें कर रहे थे आप। अतर काज़मी साहब से मैं पूछ रहा हूँ कि अतर साहब ये सारी उम्मीदें तो फिलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जुडिशल कमीशन की तरफ ही हैं। हसन साहब ने तो रास्ता रोक दिया, उन्होंने कहा कि जनाब यहाँ से नहीं होता, ये नीचे वाली गली में जाना पड़ेगा आपको, वहाँ पे मकान है। मुझे भी नहीं लगता कि कोई शॉर्ट टर्म कोई रिलीफ उनको फौरन अदालत से मिल जाएगा, इसलिए कि वो काफी दिनों से इस तरह की बातें कर रहे हैं। और पहले तो वो इस तरह की उम्मीद लगाए बैठे थे कि इतना बड़ा इलेक्शन के अंदर मुबैना जो ये सारा फ्रॉड हुआ है उसके ऊपर मोअज़्ज़िज़ अदालत को खुद ही नोटिस लेना चाहिए, लेकिन वहां से तो कोई नोटिस नहीं लिया गया। अभी वो लेके गए अपनी पटिशन, ये पटिशन अभी इमरान खान साहब की गई है, लेकिन इससे पहले शेर अफजल मरवत साहब की पटिशन इसी तरह की वहां पे पड़ी हुई है, उसको तो किसी ने टेकअप नहीं किया। तो क्या ये वाली पटिशन कोई टेकअप कर लेगा? मुझे नहीं लगता। अभी जो मौजूदा हुकूमत है वो बन गई है, उसके लिए जो चैलेंज है ये मैं तकरीबन 1.5 साल से इनको, ये 2 साल से अर्ज कर रहा हूँ कि जो पीडीएम की हुकूमत है इनके लिए 2 चैलेंज हैं। एक चैलेंज है इनके लिए ओवरसीज पाकिस्तानी और दूसरा केपीके के वजीर आला ने आज जो बातें की, उन्होंने कहा कि आप मुझे गिरफ्तार करने आएंगे, ये जो मेरे साथ इधर थाना है ना उसमें जो है नवाज शरीफ साहब पे भी गद्दारी का मुकदमा पुराना पड़ा हुआ है, जरदारी साहब पे भी पड़ा हुआ है, फिर हम भी उसको एक्टिवेट कर देंगे, आप आए मुझे गिरफ्तार करने। तो ये जिस तरफ चीजें जा रही हैं, चैलेंज बड़ा केपीके और दूसरा ओवरसीज पाकिस्तानी, जिनके हवाले से बार बार ये हुकूमत कॉन्टेम्प्ट का इजहार करती है। उस दिन फिर जो वजीरे हमारे दिफा हैं उन्होंने कहा कि तुम मामे लगते हो अमेरिका वाले। अब देख लिया ना मामे कहाँ पे हमें वो पहुंचा रहे हैं, कहाँ पे लेके आ गए। तो इस मामले को बेहतर तरीके से इनको टैकल करना पड़ेगा। जब आप जर्नल एक गुफ्तगू करते हैं और ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस तरह टारगेट करते हैं तो ये आपके लिए बड़ा मसला बनाएंगे लॉन्ग टर्म में, इसलिए कि वहां पे जो अवामी नुमाइंदे हैं उनको ये वोट देते हैं और उनको और वहां पे वोट की असल इज्जत की जाती है। और वोट की इज्जत जो है जब होती है तो फिर आप देखते हैं कि अवामी नुमाइंदे उसके ऊपर रद्द-ए-अमल देते हैं। तो ये बड़ा डेलिकेट 2 इश्यूज हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी
اور کے پی کے یہ حکومت کو ذرا بہتر طریقے سے ٹیکل کرنے پڑے. علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں قاسمی صاحب نے بات کی, میں ایک بریک لینے لگا ہوں, لیکن بریک کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب نے آج ایک بڑی کنٹروورشل قسم کی بات کی, اور انہوں نے کہا جناب رشوت اگر آپ سے مانگی جائے تو آپ سر کے اوپر جو ہے وہ اینٹ دے ماریں, اور یہی ہونا چاہیے کیونکہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں ہی جو ہیں وہ جہنمی ہیں, تو دونوں کے ساتھ جو ہے نا اگر کوئی مانگ رہا ہے تو اس کے ساتھ یہ سلوک کرنا چاہیے. کتنے کنٹروورشل ہو سکتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب اور ان کی یہ اسٹیٹمنٹ, اس میں بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک سے پہلے اطہر کاظمی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جو موجودہ حکومت ہے ان کو مختلف جگہوں پہ جہاں پہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس میں اوورسیز پاکستانیز ہیں, اور اس میں علی امین گنڈا پور ہیں, کے پی ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کا انہوں نے ذکر کیا, لیکن آج ایک اور کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی کہ جناب اگر کوئی آپ سے رشوت مانگے تو آپ اس کے سر پہ اینٹ مار دیں. بھٹی صاحب یہ کس قسم کی اسٹیٹمنٹ ہے, اور کیا علی امین گنڈا پور صاحب کو اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے تھی؟ جی بالکل, یہاں تک تو ضرور دینی چاہیے تھی کہ رشوت زیرو ٹالرنس رشوت پر, اور رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنمی ہیں. اور رشوت یا کرپشن اس کے پیچھے جو کے پی ہے, جس میں پہلے 2 تحریک انصاف کی حکومتوں میں 1000 ارب کا مقروض ہے کے پی, اور اس میں لوگوں نے کتنی دہاڑیاں بنائیں یا دہاڑیاں لگائیں کہ تمباکو مافیا, اس کے بعد پتہ نہیں کون کون سے مافیا تھے جنہوں نے یہ سارا کچھ لوٹ کے لے گئے. اور ہیلتھ میں کرپشن, ایجوکیشن میں کرپشن, اسپیشلی جب سائیں عثمان بزدار پلس مطلب محمود خان آیا تو اس کے بعد تو ایسی رشوت عثمان بزدار کے پنجاب میں اور کے پی میں ہوئی کہ اللہ کی پناہ. تو یہ تو ضرور کرنا چاہیے کہ بھائی جان میری زیرو ٹالرنس ہے. ہاں یہ الفاظ بالکل نہیں ہونے چاہیے کہ ایک وزیر اعلیٰ کو کہ اینٹ مار دیں یا اس کو یہ کر دیں یا یہ کر دیں, اور کیونکہ بحیثیت وزیر اعلیٰ اور علی امین گنڈا پور کے اور تحریک انصاف کی حکومت کے یہ امپیکٹ صحیح نہیں جائے گا, اور اس طرح کی گفتگو سے انہیں پرہیز کرنا چاہیے. لیکن بھٹی صاحب ایک منٹ ذرا بات سنیے گا, آپ کو آئیڈیا ہے اس کی گریوٹی کا کہ ایکچولی یہ کتنی خطرناک سٹیٹمنٹ ہے؟ کیونکہ آپ کو مطلب یہاں پہ پرسنل لیول کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے, وہ اگلا اٹھا کے اس کا سر پھاڑ دے اور وہ بعد میں کہ جناب اس نے مجھ سے رشوت مانگی تھی میں نے سر پھاڑ دیا کیونکہ علی امین گنڈا پور نے مجھے کہا تھا. تو کل کو اگر اس بندے کو کوئی پکڑنے کے لیے آئے تو وہ پولیس کو کہتے جناب میں نے تو علی امین گنڈا پور کا بیان سنا تھا, میں نے سر پھاڑ دیا, آپ جائیں جا کے اس سے علی امین گنڈا پور سے بات کریں. یہ کتنی ڈینجرس سٹیٹمنٹ ہے یہ؟ جی میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, بالکل نہیں ہونی چاہیے. میں نے کہا نا کہ بحیثیت وزیر اعلیٰ, بحیثیت چیف ایگزیکٹو ایک صوبے کے اور تحریک انصاف کے ہیڈ کے طور پر ادھر کے پی میں, انہیں یہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی. اور میرا خیال ہے انہیں اس پر دوبارہ گفتگو کر لینی چاہیے کہ وہ میں نے اس وجہ سے کہا تھا کہ یہ زیرو ٹالرنس ہے, کوئی اٹے اٹے نہ مارے اور کوئی اس طرح نہ کرے. یہ واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ سارے اگر کسی کا مثال کے طور پہ میرا کسی سے کوئی ویسے ہی کوئی جھگڑا ہے تو میں اٹھا کے کسی کو مار دوں کہ یہ تو رشوت لینے آیا تھا, تو یہ واقعی اس طرح کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. یہ حسن صاحب ویسے میں اٹھا کے ایک مرتبہ دیکھ رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے آج تک جتنے وزیر اعلیٰ لگائے ہیں, مطلب پرویز خٹک, محمود خان, عثمان بزدار اور اس کے بعد یہ علی امین گنڈا پور, 3 چھوڑ گئے اور ایک جو ہے جو جس نے ابھی شروع کیا ہے, جس کو بھی میرے خیال میں مہینہ بھی نہیں ہوا یا مجھے ایگزیکٹ ٹائم نہیں پتا لیکن اتنی دیر ہوئی ہوگی. مطلب ایک سے بڑھ کے ایک انمول رتن ہیں جو عمران خان صاحب نے جو ہے نا اس ملک کو دی ہیں. دیکھیں عثمان بزدار صاحب اور محمود خان صاحب کے بارے میں تو میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. پرویز خٹک جو ہیں وہ سمجھدار آدمی تھے. پرویز خٹک صاحب کو جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن آتی تھی. پرویز خٹک صاحب جو ہے وہ پہلی مرتبہ وزارت اعلیٰ براہ راست نہیں بن گئے تھے, وہ سینئر منسٹر بھی رہ چکے تھے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی, اور وہ واحد جو ہے وہ ایم پی اے تھے جن کو پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر جو ہے وہ آفس ملا ہوا تھا, اور وہ کافی احسن طریقے سے جو ہے وہ کے پی کے اندر جو ہے وہ گورننس بھی کر رہے تھے اپنی پارٹی کے لیے جب پیپلز پارٹی میں تھے. ان کی تو حد تک تو میں مطلب تھوڑا سا ایگری نہیں کروں گا, لیکن محمود خان صاحب, عثمان بزدار صاحب اور اب علی امین صاحب, ان تینوں کے اوپر واقعی یہ انمول رتن ہی ہیں. پتہ نہیں کہاں سے یہ ڈھونڈ کے لے کر آتے ہیں. لیکن دیکھیں اب اگر علی امین صاحب کے بارے میں بھی بات کی جائے تو ان کے پاس ایک ایکسپیرینس تو ہے.
وہ وفاقی وزیر رہ چکے ہیں امور کشمیر کے، اور وہ آپ کو پتہ ہے خاصی بڑی وزارت ہے، اور اگر اس وقت بھی وہ سنجیدگی سے لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف دینا چاہیں، ان کے لیے کام کرنا چاہیں، عوام کی خدمت کرنا چاہیں، یا وہ اپنے پروونس کو رن کرنا چاہیں، تو میرے خیال سے وہ رن کر سکتے ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی پرائرٹیز کیا ہوں گی. وہ پرائرٹیز ان کی گورننس ہے یا ان کی پرائرٹیز جو ہے وہ اقتدار کو انجوائے کرنا ہے. اب دوسری جس طرح بات کر رہے تھے، پہلے میرے ذہن سے اتر گئی تھی، ابھی بات دوبارہ خیال آیا کہ بھٹی صاحب نے کہا تھا کہ بلہ بھی نہیں جو ہے ان کے پاس رہنے دیا گیا. تو بلہ بھٹی صاحب کے لیے کہ وہ انہوں نے خود جو ہے نا وہ ٹرے میں سجا کر جو ہے وہ دیا تھا الیکشن کمیشن کو کہ ہم سے لے لیں. اور دوسری یہ اسی طریقے سے جس طرح سنی اتحاد کے ساتھ انہوں نے اتحاد کیا، اور سنی اتحاد کے اندر جا کر انہوں نے اپنی مخصوص نشستیں خود جو ہے وہ ٹرے میں سجا کر جو ہے وہ دے دی ہیں دیگر پارلیمانی جماعتوں کو جو کہ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں. کے پی کے اندر تو ان کے پاس نشستیں نہیں بننی تھی. یہ جو انہوں نے اپنا سنی اتحاد والا جو ہے فیصلہ ہے، اس فیصلے کے عوض اب کچھ کم از کم اپوزیشن کھڑی ہو جائے گی خیبر پختونخوا کے اندر. اور اگر ابھی یہ بڑا سینسٹیو میٹر ہے، آپ کو میں خبر دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر جیسے وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے خط لکھا ہوا ہے اوپینین کے لیے اٹارنی جنرل فار پاکستان کو کہ آپ بتائیں کہ جو پارلیمنٹری لیڈر زاہد قریشی صاحب کو مقرر کرنا ہے تو اس کے اوپر وہ اپنی رائے دیں. اور اگر ان کی رائے آ جاتی ہے کہ سنی اتحاد کونسل پارلیمنٹری پارٹی نہیں ہے، لہٰذا آپ اس کا کوئی پارلیمانی لیڈر مقرر نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب خالی یہ نہیں ہوگا کہ پارلیمانی لیڈر مقرر نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سنی اتحاد کے اندر آنے والے تمام کے تمام اراکین، چاہے وہ اراکین قومی اسمبلی ہیں یا صوبائی اسمبلی، وہ آزاد ہو جائیں گے. اور اگر وہ آزاد ہو جائیں گے تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ پھر ان کے اوپر کوئی ڈیفیکشن کلوز نہیں اپلائی ہوں گی. 62 اور 63 سے وہ آزاد ہو جائیں گے. یعنی آپ یہ بات اس کی باریکی سمجھیں، یہ جو انہوں نے ڈیسیجن کیا سنی اتحاد کے ساتھ مرجر والا. یہ بھٹی صاحب ذرا جلدی سے کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. بھٹی صاحب گو ہیڈ پلیز، پھر میں اطہر صاحب کے پاس جاؤں پلیز. جی بالکل حسن ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے عمران خان نے خود کو ٹرے میں رکھ کے دیا کہ مجھے اڈیالہ پہنچا دو. اس کے بعد ٹرے میں رکھ کے دیا کہ میری ساری پارٹی یہ 4 حصوں میں کرو. اس کے بعد ٹرے میں رکھ کے دیا کہ مجھ سے بلہ لے لو. اس کے بعد ٹرے میں رکھ کے دیا کہ میں بہت مقبول ہوں، مجھے کوئی کارنر میٹنگ بھی نہ کرنے دی جائے. اس کے بعد ٹرے میں رکھ کے دیا کہ میری مخصوص نشستیں ان میں بانٹ دو، یہ زیادہ حقدار ہیں بیچارے، ان کے تو کسی کی 30 سیٹیں تھیں، کسی کی 25 سیٹیں تھیں. 9 میں بھی کر گزرے تھے، آپ سکپ نہ کریں اس کو. اتنی سیٹیں ان کے پاس نہیں تھیں، تو لہٰذا یہ میری سیٹیں بھی لے لو. اور اس کے بعد ٹرے میں رکھ کر اب یہ اپوزیشن لیڈری بھی دے رہے ہیں کہ یار جب حکومت اتنی لے لی ہے، الیکشن میں اتنا کر لیا ہے، سارا کچھ کر لیا ہے، معاشی بحران ہے، سیاسی بحران ہے، آپ ارسطو ہو، قابل ہو، یہ ہماری اپوزیشن میں ٹرے میں رکھ کے لے لو. اور اس کے بعد یہ جو ڈیفیکشن کلاز میرے بھائی نے ایک باریک سا نقطہ بتایا جو کہ واقعی نقطہ ہے، اس کے بعد ٹرے میں رکھ کے ایک ایک کر کے یہ پھر ان میں شامل ہوتے جائیں گے. تو یہ ٹرے کتنی بھاری ہوگی اس ملک پر، یہ ٹرے کب سے کتنی بھاری ہے. 76 سالوں میں یہ ٹرے اٹھا کے ہم تھک گئے ہیں. اور اس ٹرے کے پیچھے جو ٹرے ہے اس کا بھی خیال کریں خدا کے لیے، اور وہ ہے معاشی بحران، سیاسی بحران، ساکھ کا بحران. اور یہ ہم پتہ نہیں کہاں ان ٹریوں کو اٹھا کے چلتے جائیں گے، آگے بڑھتے جائیں گے. کیا فرق پڑے گا اگر اپوزیشن لیڈر نہیں ہوگا؟ مثال کے طور پر سیاست بڑے شروع سے بھٹی صاحب بڑا بے رحم کھیل ہے. سیاست میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ کی ایک غلطی ہوتی ہے اور آپ کا مخالف اس کو جو ہے وہ مکمل. اچھا بھائی بات کر لینے دے بھائی، میری جان حسن میرے بھائی ہے، میرا چھوٹا بھائی ہے، مجھے بات کر لینے دیجیے گا. سیاست ادھر نہیں ہے، پلیز اس کو اس طرح نہ کریں. ہاں یہ آپ نہیں کہہ رہے، یا آپ کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، یا کسی خوف کی وجہ سے نہیں کہہ رہا. پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ 9 مئی کا جو ایک بھی ملزم ہے اسے نہ، یا مجرم اسے نہ چھوڑا جائے. لیکن پوری پاکستان کی جماعتوں کو اگر جتنا ووٹ ملا ہے اتنا تحریک انصاف کو ملا ہے، تو ان کی ٹرے جو ہے وہ کب تک اپنے کھانوں میں لے جاؤ گے اور کب تک اس سے کیا ٹریوں سے حاصل کرو گے؟ یہ افطاری ٹرے ہے کہ سحری ٹرے ہے، یا کہ یہ ایک ان کے درمیان کی ٹرے ہے؟ بس کر دو ان ٹریوں کو. جو ٹرے اصل آپ کو ملی ہے مسائل بھری، PDM-1 جیسا تجربہ ہم پر آپ کر گئے، آپ سارا کچھ کر گئے، اپنے کرپشن کیسز معاف کرا گئے، اہل و عیال کے ہمراہ ٹاٹا بائی بائی کر گئے. اور اس کے بعد اب آپ پھر سے مسلط ہو گئے، سارا کچھ کر لیا. ہم نے یہ بھی دل پہ پتھر رکھ لیا کہ اسحاق ڈار کو اب وزیر خارجہ ہونا چاہیے، کیونکہ اب ہمارا خارجہ کوئی تھوڑا بہت جو امیج رہ گیا ہے وہ بھی اس کو آگے لے کے چلیں. تو اس ٹریوں کو خدا کے لیے اللہ کے نام پہ سارا کچھ کر لو، ہمارے مسائل حل کرو اور آگے بڑھو. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کب تک؟ الیکشن کمیشن بھی ایک ٹرے ہے.
हसन साहब बोल रहे हैं आप छोटी बातें नहीं है जी, कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन एक्ट की बात है भट्टी साहब। अगर आप जज्बाती बात कर रहे हैं अपनी जगह, आर्टिकल 51 पढ़ लेना, इलेक्शन एक्ट पढ़ लें, उसमें बड़ा वाजे है। और जिस सियासी जमात के साथ इन्होंने जो है इत्तेहाद किया है, जिसमें शमूलियत इख्तियार करने की है, वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद ही नहीं है। ठीक है, जब पार्लिमानी जमात ही नहीं है, आप उसमें शामिल होंगे, आपको मखसूस नशिस्तें किस तरह मिल सकती हैं? 5 जजेस जो पेशावर हाई कोर्ट वाले, उनकी कोई दुश्मनी थी, कोई जाती अनाथ था उनका पीटीआई के साथ, कोई उनका मसला था, कोई जमीन जायदाद साझी थी। बात यह है कि वो चाह कर भी ये फैसला नहीं दे सकते। मैं जरा अतर साहब से, अतर साहब ये हसन साहब ने तो नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है कि अगर उनका पार्लिमानी लीडर ना एक्सेप्ट हुआ तो ये आज़ाद वाकई आज़ाद हो जाएंगे और फिर फ्लोर क्रॉसिंग वगैरह भी हो सकेगी, सब कुछ ठीक हो जाए। तो ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए बड़ी खतरनाक बात साबित हो सकती है ये। देखिए, मैं तो काफी दिनों से यही कह रहा हूं कि जहां से किसी जगह पे ये जाएंगे रिलीफ लेने के लिए, चाहे ये किसी जमात में शामिल हो या किसी और तरफ जाए, मुझे इनका केस हर जगह पे बहुत ही कमजोर लग रहा है। अच्छा। और इनको ये ना मिलनी है सीटें। अगर इस वक्त जो इनकी हालत है तहरीक इंसाफ वालों की, अगर ये नून लीग में भी शामिल हो जाते तो फिर भी इनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी थी। अच्छा। तो अभी ये बात किस मेरिट पे हो रही है, किस वजह से हो रही है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी क्या गलतियां, बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे निजाम कानून और चीजें जिस तरह चलती हैं वो हमारे सामने है। 6 साल मफरूर रहे मियां साहब के बेटे और आके 2 दिन पेश हुए और जनाब वो पूरे मुकदमात खत्म हो गए। एवन फील्ड के फ्लैट अभी भी वहां पे, लेकिन सब लोग एवन फील्ड के रेफरेंस से बरी हो चुके हैं। तो अब वो फ्लैट किसके हैं वो किसी को नहीं पता। तो इशू ये है कि यहाँ पे जब हसन भाई को पता होगा सर, वो बड़े एक वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट हैं, उनको पता होगा, ऐसी कौन सी बात है। सर, क्राउन कोर्ट ऑफ वेस्टमिनिस्टर में अतर काज़मी साहब जाएंगे, पिटीशन फाइल करेंगे, पूछेंगे कि ये किस तरह से हैं और ये पैसा कहां से आया है। नहीं तो क्राउन कोर्ट ऑफ वेस्टमिनिस्टर में जाएंगे अतर काज़मी साहब, मैं इनको मोरल सपोर्ट दूंगा। अतर साहब तो वैसे ही यूके के अंदर रिपोर्टिंग कर सकते हैं, इनको तो पूरी तरह आइडिया सिस्टम के साथ चलता है। अतर साहब करें सर, ये चैलेंज एक्सेप्ट करें, मुकाओ इन्हों गल नूं। मुझे चैलेंज एक्सेप्ट करने की क्या जरूरत है? जिन्होंने जो इस मुल्क के हुक्मरान हैं वो एक रसीद दिखा दें, 24 करोड़ जो वोटर हैं उनको दिखा दें। हाँ। आपको पता है कि वो जो इदारा है जो इनके करप्शन के खिलाफ काम करता है, पाकिस्तान में भी वो बड़ी रिपोर्टें वगैरह निकालते रहते हैं, कभी इंडेक्स ऊपर चली जाती है करप्शन की, कभी नीचे चली जाती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, उन्होंने बरतानिया में 4 जायदादों की डिटेल्स दी थी। उसमें एक कोई सेंट्रल एशिया की बंदे की जायदाद थी, एक कोई लिबिया के बंदे की, और एक हमारे शरीफ खानदान के ये फ्लैट्स थे कि बरतानवी हुकूमत इनके ऊपर तहकीकात करे। अब अगर आलमी इदारे भी उसमें बात कर रहे हैं तो हम नहीं कह रहे कि करप्शन हुई है, पर कम अज कम जो इस मुल्क में आप हुक्मरानी कर रहे हैं, सारे रहते भी उन फ्लैट्स में। माजी में मियां साहब के साहबजादे बीबीसी को इंटरव्यू देके कहते रहे कि जी पाकिस्तान से किराया आता था, हम इस पे जो है वो किराए पे रह रहे हैं। कम से कम कुछ तो बताएं ना कि वो किसके फ्लैट्स हैं, इसलिए कि पाकिस्तान की अदालतों से भी आप वो रेफरेंस तो खत्म हो गए। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, ये मंसूर भाई को पता होगा। मैं पट्टी साहब मैं आज तक कभी गया ही नहीं उन फ्लैटों के अंदर। मेरे ख्याल में हसन साहब गए, मैं तो गया भी नहीं हुआ कभी, मुझे क्या पता किसी। नहीं हसन भाई से ज्यादा देखे ना, आपने इस पे बहुत दफा पूछा है और सवाल बड़ा सादा सा मासूम सा एक ट्रे में रख कर, मैं ये भी इसी ट्रे में रखूंगा कि ये अब भी बता दें यार, छोड़ दें पैसा कमाया कैसे, भिजवाया कैसे। भट्टी साहब सुने मेरी बात, भट्टी साहब एक सिर्फ बात सुन लें। ये कि आप किसके एवन फील्ड मैंने भट्टी साहब शहबाज शरीफ साहब से इलेक्शन से 2 दिन पहले इंटरव्यू किया था, मैंने पूछा था, उन्होंने कहा मेरे नहीं है, उन्होंने कहा मेरे नहीं है, ये जिसके हैं आप उनसे पूछे। मैं किससे पूछूं? अब यही नहीं मुझे पता लग रहा है मैंने पूछना किससे है। हसन और हुसैन आजकल आए हुए हैं, उनसे पूछना है, मरियम नवाज साहबा से पूछना है, नवाज शरीफ साहब से पूछना है, मैंने किससे पूछना है? लेकिन आप फिर अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, ये हसन नवाज से पूछना है, हसन हुसैन नवाज से पूछना है, हसन अयूब से नहीं पूछना प्लीज। नहीं, हसन अयूब बता रहे हैं। बात ये है कि आज मैं बड़े मजे की बात बताता हूँ। नहीं, मैं बड़े मजे की बात एक मुझे याद आ गई आज। वो बानी चेयरमैन आज ना वो गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे जेल के अंदर। अच्छा। उसमें उन्होंने कहा जी कि ये हसन और हुसैन ने जो है ये एक अपनी को प्रॉपर्टी बेची जो मलिक रियाज साहब को, तो ये देखें इनसे पूछा जाना चाहिए कि ये पैसे इनके पास कहां से आए। देखिए वहां पर तो एनसीए ने भी वेरीफाई किया होगा कि इनके पास पैसे कैसे थे और वो प्रॉपर्टी कैसे बनाई और उन्होंने कैसे फरोख्त की वो प्रॉपर्टी मलिक रियाज साहब को। लेकिन खान साहब ने खुद
190 मिलियन पाउंड पर यह नहीं पूछा कि आप ये 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान से बरतानिया लेकर किस तरह गए कि जो एनसीए ने पकड़ लिया। हम लोग जो है वो बात एक तरफ की करते हैं, लेकिन हम दूसरी बात करते हुए जो है ना फिर वो हमारी जो है ना जुबान जो है वो बंद हो जाती है, ताला लग जाता है। आपने कभी ये सवाल रेज किया कि इमरान खान साहब ने क्यों नहीं पूछा, इमरान खान साहब ने क्यों नहीं पूछा मलिक रियाज साहब से, और आपने 190 मिलियन पाउंड की जो है वो कैबिनेट से मंजूरी ले ली कि वो डायरेक्ट जो है वो उनके जो अमाउंट है, जो उनका ऑलरेडी स्टैंडिंग अमाउंट है, उसके अंदर वो उन्होंने जाकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। हसन साहब, लेकिन हसन साहब बात कर एक सवाल है मेरा, हसन भाई आप चले जाएं क्राउन कोर्ट ऑफ वेस्टमिनिस्टर में, हसन भाई आप जाएं क्राउन कोर्ट ऑफ वेस्टमिनिस्टर में, वहां पर पूछे उनसे हसन भाई जनाब ये रकम जो है आप कहां से लेकर आए थे, कहां से आई ये फ्लैट, किसने दिए ये फ्लैट। क्राउन कोर्ट या बरतानिया में तो नहीं कर रहे ना, हुकूमत यहाँ पे कर रहे हैं। हसन भाई बात ये है खजाना उनका, पाकिस्तान का खजाना उनके पास है, तो जवाब मंसूर भाई यहाँ पे बताएं। मंसूर भाई कहाँ से आए ये झुमके, प्रॉपर्टी वहाँ की है, कानून वहाँ पे चलेगा झुमके, किसने पहनाए ये झुमके, कौन लाया ये झुमके। अच्छा ये तो झुमके तो पता नहीं कब आएंगे, ये झूमर जो हमारे गले में लग गए। इमरान खान साहब की आधी बात बताइए, यहाँ भी हसन अयूब जो है ना, हसन अयूब जो है यहाँ भी गलती कर गए। इमरान खान साहब ने कहा, ये जरूर कहा, और बिल्कुल मैं हसन अयूब से बिल्कुल मैं ये एग्री करता हूँ कि ये भी पता चलना चाहिए, नहीं मैं माजरत चाहता हूँ, ये भी पता चलना चाहिए कि पैसे वहाँ गए कैसे, और ये भी पता चलना चाहिए कि 15 रुपए की चीज़ 30 रुपए में हसन नवाज की चीज़ कैसे खरीदी मलिक साहब ने, और फिर ये भी कि अल मशरक बैंक ने जो जमा करवाया सुप्रीम कोर्ट में वो बड़ी साहब को देखे ना रोजा, और ये भी पता करना चाहिए, और ये भी पता करना चाहिए हसन अयूब, ये भी पता करना चाहिए कि ये जो अब जो पैसे सुप्रीम कोर्ट ने वापस भिजवा दिए हैं, वो केस भी यानी ये था ना कि गरीबों का पैसा है, तो वो अब उन्होंने वफाक और सिंध में तकसीम कर दिए हैं। अल कादिर यूनिवर्सिटी मौजूद है, तो उन्होंने कहा कि ये जो आधी बात हसन अयूब ने जो आधी बात कही, वो ये कही कि पैसे, दूसरा इमरान खान ने आगे ये कहा कि केस चल रहा है, पैसे हुकूमत को वापस मिल गए। भट्टी साहब, अब आपका ये हसन अयूब और हसन जो है नवाज अब क्लियर हो गया या नहीं हो गया? आपने हर पूरे जुमले के अंदर उसको बार बार मिक्स किया सर। नहीं, वो जानबूझ कर रहे हैं, करने दे। भट्टी साहब को अब साड़ इस तरह मिटाएंगे, भट्टी साहब के पास जवाब नहीं है कोई। मंसूर भाई, अब भट्टी साहब के पास पता है आज जवाब कोई नहीं है। अब भट्टी साहब जो है ना वो जानबूझकर कभी हसन नवाज, हसन अयूब नवाज करना शुरू कर देंगे। मेरे भाई बात ये है कि करप्शन और हसन अयूब साहब की बारी है, हसन साहब की बात सुने जी। हसन भाई की बारी है। हसन भाई आप बोलिए, आप बोलिए। सर मैं तो सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि इरशाद भट्टी साहब बड़े मोहतरम हैं, मेरे भाई हैं, मैं तो इनको भाई समझता हूँ, मैं तो नाम इनका दिल पर लिखा हुआ है। इनको तो मेरा नाम हसन अयूब जो है वो अदा करने हुए इनको हसन अयूब और हसन नवाज में अभी तक फर्क नहीं पता चल सका। फिर ये कहते हैं मुझे भाई, तो फिर मैं कहूँगा ये तो भाई तो हम तो है नहीं, क्योंकि आपको तो मेरा नाम ही नहीं पता, तो हम तो वाकिफकार भी ना हुए। जो वाकिफकार का भी इंसान नाम जानता होता है, तो वो भट्टी साहब को शायद मेरा नाम जो है वो मुझे याद दिलाना पड़ेगा मिलकर। और वो जिस तरह पहले कह रहे थे ना कि खुले दूध की दूध पत्ती मुझे चाहिए प्रोग्राम से पहले, तो वो खुले दूध की मैं दूध पत्ती इनसे पीऊंगा, तभी इनको शायद मेरा नाम जो है ना वो अच्छी तरीके से याद होगा। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूँ कि 190 मिलियन पाउंड का जो मामला है, नैब का जो केस है, ये करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस का केस है, ये करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस का केस है। देखें, चोरी 5 रुपए की भी चोरी है, वो चोरी जो है वो 5 अरब की भी चोरी है। जो फितरतन चोर है वो उसकी चोरी कम से कम सामने आ जाती है कि ये चोरी की है। तो बात ये है कि जो पैसे टैक्स पेयर के पैसे थे, एनसीए ने दिए थे पाकिस्तान को और डिटेक्ट करके दिए थे, वो अपना अच्छा वैसे हसन भाई अतर साहब की बारी है, अतर साहब की बारी है। मंसूर भाई एक जुमला, सर अतर भाई की बड़ी देर से बारी है सर, अतर भाई की बारी। नहीं एक जुमला पूरे बरतानिया में मलिक रियाज के अलावा कोई और खरीदार नहीं मिला शरीफ खानदान को अपने फ्लैट बेचने के लिए। मियां साहब के साहबजादे को पूरे बरतानिया में तकरीबन 6.5 करोड़ आबादी है, 6.5 करोड़ बरतानवी शहरी है, सिर्फ एक मलिक रियाज मिला उनको अपनी जायदाद बेचने के लिए। तो ये भी तो एक क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता। इरशाद भट्टी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं सर, शेयर सुनाएं उसके बाद मैं क्लोजिंग करूं सर। बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट लेनी होती है, लीगल पेमेंट लेनी होती है। जब आपने कोई चीज सेल करते हैं तो आपको पता है कि बरतानिया के अंदर जो भी बाहर आ जाए, जो अच्छी पेमेंट दे। मेरे पास भट्टी साहब का शेयर सुन ले सर, मैं क्लोजिंग कर रहा हूं। भट्टी साहब का शेयर, मुझे जो बेस्ट ऑफर देगा मैं ऐड लगाऊंगा, भट्टी साहब का बेस्ट ऑफर आएगा
تو میں اس کو پے کروں. بھٹی صاحب کا شعر سنے جی, شعر سنے بھٹی صاحب کا. جی بھٹی صاحب گو ایڈ. جی جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ حسن ایوب جو ہے اس کے لیے دودھ پتی ود حسن اینڈ بھٹی بالکل اینی ٹائم موسٹ ویلکم. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا نا حسن نواز اور حسن ایوب, ان کے درمیان میں ایک شعر سنے, مائیا سنے, دو پتر امروداں دے انہاں دونوں دی ایک جندڑی وچ فرق وجوداں دے. بہت بہت شکریہ حسن ایوب صاحب, ارشاد بھٹی صاحب اور اطہر کاظمی صاحب آپ کا. ناظرین پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.